व्यवसाय अध्ययन में निर्देशन के अंतर्गत आज हम लोग अभिप्रेरणा की आवश्यकता और महत्व को देखेंगे। शुरू में अभिप्रेरणा का कोई महत्व नहीं था, मतलब आज से कई सौ साल पहले। और भय की स्थिति में लोगों से कार्य करवाया जाता था। पुरानी पिक्चरों को आप लोग देखते होंगे, जहाँ जमींदार रहते थे और जो या कोयले के खदान में मजदूर काम करते थे। बहुत सी पिक्चरों में आप लोगों ने देखा होगा कि कोड़े से उनको मार मार के काम करवाया जाता था। न ही उनको कोई सुविधाएं प्रदान की जाती थी, परंतु यातना देकर, डरा कर उनसे कार्य करवाया जाता था। और उस समय उनकी खुद की इच्छा का कोई महत्व नहीं था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलते गया, परिस्थितियां बदलती गई, और कर्मचारियों और मजदूरों के प्रति जो मानवीय दृष्टिकोण है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को बहुत महत्व दिया कि डरा धमका कर ज़्यादा दिन काम नहीं करवाया जा सकता, और ये मानवीयता के भी खिलाफ है। तो इस व्यवस्था में सेवा नियोजकों को उत्पादन में मनुष्य का एक अलग महत्व सिद्ध कर दिया, जिससे उत्पादन के अन्य साधनों की तुलना में मानव साधन का महत्व और बढ़ गया, उसका दृष्टिकोण अलग हो गया। अब उस मनुष्य के इच्छा के विरुद्ध कार्य लेना संभव नहीं है, वह भले ही वो कितना भी कुशल क्यों न हो। और इसीलिए एलन, जो एक बहुत बड़े प्रबंध शास्त्री थे, उन्होंने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा है। तो अभिप्रेरित करना बहुत ज़रूरी है और उसका बहुत बड़ा महत्व है। किसी बच्चे को भी पढ़ने के लिए आप ज़्यादा देर तक बाध्य नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर स्वयं रुचि पैदा ना हो। वो किताब खोलकर तो बैठ जाएगा, कक्षा में बैठ जाएगा, लेकिन पढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए अभिप्रेरणा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और इसके महत्व को हम लोग देखेंगे। पहला बिंदु है, मानवीय संबंधों का विकास होता है अभिप्रेरणा से। किसी भी उपक्रम की सफलता जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उपक्रम के कर्मचारियों के बीच में आपसी संबंध कैसा है, कर्मचारियों का अपने मालिक या नियोक्ता के साथ संबंध कैसा है। और चूंकि पहले मानव फिर कर्मचारी की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है, और अभिप्रेरणा से मानव को संतुष्टि मिलती है, और जब वो संतुष्टि मिलती है तो वो अच्छा कार्य करता है, और इससे उपक्रम में अच्छे मानवीय संबंधों का विकास होता है। तो ये थी इसका पहली आवश्यकता या महत्व। दूसरा है लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर। देखिए, हर उपक्रम का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, चाहे वो उत्पादन से जुड़ा हुआ हो, चाहे व्यापार के विस्तार से जुड़ा हुआ हो। और लक्ष्य को समय पर प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। कई शासकीय परियोजनाओं के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उसकी लागत जो है बहुत बढ़ गई। पहले 100 करोड़ थी, चूंकि वो लागत वो कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ तो उसकी लागत बढ़कर 150 करोड़ हो गई या 200 करोड़ हो गई। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, वस्तु की लागत बढ़ते जाती है। तो इसीलिए जब परियोजनाएं देर से पूरी होती हैं तो उनकी लागत कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हर उपक्रम इस बात पर ज़्यादा जोर देता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर हो, और समय पर तभी प्राप्त हो पाएगा जब आप उनको प्रेरित करेंगे या अभिप्रेरित करेंगे। क्योंकि उत्पादक श्रेष्ठ कच्चा माल, मशीन, अन्य सुविधाएं कितना भी क्यों न बढ़ा दे, जब तक जो श्रमिक हैं वो कार्य करने की इच्छा नहीं रखेंगे, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। तीसरा, उत्पादन में वृद्धि करना। ये इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। उपक्रम का कोई भी जो उपक्रम होता है, उसका उद्देश्य कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करना होता है। जितना ज़्यादा उत्पादन होता है उतनी लागत कम होती जाती है। चूंकि उत्पादन पर ही विक्रय और उसके बाद लाभ निर्भर रहता है, अतः श्रेष्ठ व अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाए। चौथा बिंदु है श्रेष्ठ संगठन के लिए। कोई किसी भी उपक्रम की जो सफलता है उसका आधार संगठन होता है। यदि संगठन मजबूत होगा, श्रेष्ठ होगा,
तो वह संगठन बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। और संगठन का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि एक अमेरिकी उद्योगपति थे एंड्रयू कार्नेगी, उन्होंने कहा था कि मेरा कारखाना ले लो, मेरे श्रेष्ठ कार्य ले लो, मेरा सारा धन ले लो, लेकिन मेरा संगठन मेरे पास छोड़ दो, तो मैं अपने आप को पुनः स्थापित कर लूँगा। तो इसी से पता चलता है कि संगठन का कितना महत्व है एक उपक्रम के लिए। और एक श्रेष्ठ संगठन के लिए अभिप्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक मानव संतुष्टि नहीं होगा, और संतुष्टि करना अभिप्रेरणा, जब तक और अभिप्रेरित नहीं करेंगे मानव संतुष्ट नहीं होगा, और संतुष्ट होगा तभी जो संगठन है वो श्रेष्ठ बनेगा। पांचवा महत्व है श्रम अनुपस्थिति में कमी। वर्तमान परिस्थितियों में श्रम अनुपस्थिति व श्रम परिवर्तन बहुत बड़ी संख्या है। श्रम परिवर्तन से जहां बार बार भर्ती की समस्या उत्पन्न होती है, वहीं पे जो नए श्रमिक होते हैं उनको फिर से ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षण देना, उसमें समय और धन बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और श्रम अनुपस्थिति का प्रमुख कारण जो है वो निरस्ता है। तो लगन और उत्साह में परिवर्तन करने के लिए अभिप्रेरणा बहुत आवश्यक है, ताकि श्रम अनुपस्थिति में कमी आ सके। और ऐसा कई उपक्रमों ने किया है और अभिप्रेरित किया है, और उससे उनकी श्रम अनुपस्थिति में सुधार हुआ है। कार्य के प्रति रुचि जागृत करने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। रुचि या इच्छा को डर या दबाव से जागृत नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे छात्र जिनको पढ़ने, अच्छे कार्य करने के लिए अरुचि रही है, वो उस अरुचि के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं है, परंतु सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया या उचित प्रेरणा का अभाव रहा। तो इस प्रकार अभिप्रेरणा के अभाव में कर्मचारियों में कार्य के प्रति अरुचि होने लगती है। तो रुचि और लगन बनाए रखने के लिए समय समय पर उनको अभिप्रेरित करना बहुत आवश्यक है। कर्मचारियों की आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए भी अभिप्रेरणा आवश्यक है। क्या है, आज का जो हमारा समय है आधुनिक समय है, प्रगतिशील समाज है, और इस समय कर्मचारियों की आवश्यकताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। टेलीविज़न हो, रेफ्रिजरेटर हो, वाहन हो, अब अनिवार्य आवश्यकता की श्रेणी में आ गए हैं। और इसके साथ ही साथ नए नए उपकरण की खोज हो रही है, जैसे स्मार्टफोन। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो मौद्रिक अभिप्रेरणा से ही संभव है, और इनसे कर्मचारी संतुष्ट होते हैं और अपना कार्य मन लगाकर करते हैं। आठवां बिंदु है कर्मचारियों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। कर्मचारियों में जो क्षमता छिपी रहती है उसे बाहर लाकर उसका पूर्ण सदुपयोग किया जाए, और इसके लिए समय समय पर कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना पड़ता है, और उनकी इच्छाओं को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनको अभिप्रेरित करना चाहिए। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करने के लिए अभिप्रेरणा बहुत आवश्यक है। कर्मचारियों का उच्च मनोबल उत्तम संगठन का आईना है। मतलब एक उत्तम संगठन तभी कहलाएगा जब वहाँ के कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा हो। तो इसके लिए कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना आवश्यक है, और मनोबल बढ़ाने के लिए उनको सम्मान देना, प्रशंसा करना, उनके अच्छे कार्यों की जोशीले भाषण देना, ये प्रेरणा है। और एक बहुत बढ़िया उदाहरण हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है कि एक बार पराजित सेना को सेनापति ने कहा, जिसे मैदान छोड़कर जाना है वे इस झंडे के ऊपर से चलकर जा सकते हैं। और कोई नहीं गया उसके ऊपर से, और बल्कि पूरे जोश और उल्लास के साथ युद्ध करने लगे, और पराजित सेना को विजय हासिल हुई। तो इससे पता चलता है कि अभिप्रेरणा का कितना ज़्यादा महत्व है। इसके कुछ अन्य महत्व भी हैं, जैसे स्वेच्छा से सहयोग लेने के लिए, नवीन और आधुनिक मशीनों के सफल संचालन के लिए, उद्योग में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और कर्मचारियों में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग अभिप्रेरणा के दो प्रकार देखेंगे। एक है मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा, और एक है धनात्मक और ऋणात्मक अभिप्रेरणा।